हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज आपको ये बताया जा रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहे। भविष्य में कुछ समय तक के लिए कोई कार्य जारी रहे। सबसे पहले इसका जो है जो पहचान है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इस तरह से अगर वाक्य के अंत में आ रहा है, तो आप ये जान लेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और जब ये डिसाइड हो गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो हमको चाहिए कि नियम कि हम इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगा, क्रिया क्या लगेगी, सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो क्रिया का कौन-सा फॉर्म लगेगा, तो इसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हम पहचान कर लिए कि हमको जो है पहचानना कैसे है। पहचानने के लिए जिन वाक्यों के अंत में या वाक्य की क्रिया में जो भी रहा होगा, रही होंगे, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है, तो आप ये जान लेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। नियम में आते हैं। नियम ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो, तो उसके साथ शैल भी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी कर्ताओं के साथ अगर आई और वी इनके अतिरिक्त कोई और करता है, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। और विल बी का प्रयोग, शैल बी का प्रयोग, इसके साथ जो भी क्रिया रहेगी उस क्रिया में हम उसकी पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके उसका अनुवाद करते हैं। नीचे लिखा हुआ है फार्मूला कि आपको किस ऑर्डर में रखना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो है इस ऑर्डर में रखना होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, और सब्जेक्ट जब डिसाइड हो गया कि कर्ता अगर आई होगा तो उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, या बी है तो उसके साथ भी शैल बी का प्रयोग होगा। अगर आई और बी को छोड़कर कोई अन्य कर्ता है या अन्य सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम विल और उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि क्रिया जो रहेगी उसमें आईएनजी जोड़ करके हम लिखेंगे। फिर आती है ऑब्जेक्ट की बारी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको अदर में लिख करके उसका अनुवाद करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है पहचान। और पहचान के बाद आपका जो है जो इसका नियम है, किसमें क्या क्या चीज यूज होता है। नियम के बाद आपका हो गया ये फार्मूला की किस फार्मूले के आधार पर आप जो है इसका अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलते हैं जो है दो चार वाक्य हम अनुवाद। पहला वाक्य हम लेते हैं, करते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा। तो वह है वह की अंग्रेजी ही। और हमने कहा आई और बी के साथ जो भी छोड़ करके करता आएगा उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही विल बी, पहले सब्जेक्ट उसके बाद सहायक क्रिया, देख लें आप। पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये उसके बाद है आपकी क्रिया में आईएनजी। जा रहा होगा, जाने की अंग्रेजी गो, और उसमें आईएनजी आपको लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ही विल बी गोइंग। अब अदर में कहा जा रहा है, स्कूल। स्कूल के पहले टू, गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, खेलता रहा हूँगा, ऐसा भी देख लीजिए। मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। इसमें भी आप देख रहे हैं खेलता रहूंगा, फ्यूचर में है और फ्यूचर में काम जारी है, खेलता रहूंगा। तो हम अभी आपको बताए थे कि अगर सब्जेक्ट आई होगा या बी होगा तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट।
आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। तीसरा वाक्य लेते हैं और आर्डर भी देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शैल बी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मुख्य क्रिया है, उसमें आईएनजी लगा करके लिखा गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। तीसरा वाक्य लेते हैं, राधा भोजन पका रही होगी, भोजन पका रही होगी। ध्यान से देखिए नाम है, नाम भी ये आई बी तो है नहीं, तो इसके साथ भी आप जो है वही विल बी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे राधा विल बी, ऑर्डर देख लीजिए, सब्जेक्ट और उसके बाद विल बी सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया में आईएनजी। कुकिंग, राधा विल बी कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही होगी। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का अनुवाद आप इसी तरह से करेंगे। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए जो है आपको फार्मूला तो यही होगा, लेकिन वहां जो है आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। और नॉट का प्रयोग कहाँ करना होगा, इसके लिए आपको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, ये भी देख लेंगे आप। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। फार्मूला आप सारा नियम वही लगाएंगे, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं कि फार्मूला कौन सा यूज किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, प्लस क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है यहाँ नॉट का प्रयोग पहले होगा, उसके बाद बी, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो इस तरह से आप जो है निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इस क्रम में आप रख करके इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट का प्रयोग विल शैल और बी के, विल शैल के बाद और बी के पहले नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद फिर बी, फिर क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, नकारात्मक वाक्य। चलिए देखते हैं किस तरह से निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। एक वाक्य लेते हैं, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। एक वाक्य ले रहे हैं, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे वैसा आप जैसा आप देख रहे हैं सूत्र में, ही के साथ ही विल, नॉट का प्रयोग देखिए कहाँ हुआ है, विल के पहले, विल के बाद, उसके बाद भी लगाएंगे, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। एक वाक्य और लेते हैं, दूसरा वाक्य देखेंगे, ये भी निगेटिव ही करना है और सूत्र में ऑर्डर में देख लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग, उसके बाद बी और फिर क्रिया में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में मार्केट लिखा गया। तो इसी तरह से जो है आप निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य लेते हैं, बच्चा नहीं रोता रहेगा, बच्चा नहीं रोता रहेगा, रहेगा। सेम जिस तरह से आप किए हैं, द चाइल्ड विल
नॉट बी, द चाइल्ड विल नॉट बी बीपिंग, बच्चा नहीं रोता रहेगा। द चाइल्ड विल नॉट बी बीपिंग, बीपिंग मीन्स रोना। एक वाक्य और लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। एक वाक्य और लेते हैं और आप लोग नोट करते रहिए, जो भी बताया जा रहा है, जो ना समझ में आए उसको आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तीसरा वाक्य था ये, मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। रहा होगा। अगर उड़ाता रहा होगा ऐसा भी है तब भी आप जो है सेम नियम फॉलो करोगे, कोई अलग नियम नहीं है इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे मोहन विल नॉट, नॉट का प्रयोग पहले, विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट। मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। मोहन विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट। फ्लाइंग मीन्स उड़ाना। तो इस तरह से जो है आप निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे।